सोचिए, क्या कोई एक अकेला इंसान हजारों साल पुरानी किसी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, उसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिन्होंने ठीक यही कर दिखाया। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो आखिर थी क्या? एक शब्द में कहें तो अस्पृश्यता। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक बेहद क्रूर सामाजिक सच्चाई थी। एक ऐसी प्रथा जो कहती थी कि कुछ लोग जन्म से ही अछूत हैं, मतलब उनके बुनियादी मानवाधिकार, उनका सामाजिक सम्मान, सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। और इसी माहौल में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो सवाल यही उठता है ना, कि कोई एक अकेला इंसान 3000 साल पुरानी एक ऐसी व्यवस्था से कैसे लड़ सकता है जो समाज की रग रग में बसी हो? मतलब इसकी शुरुआत भी कोई कैसे करे? तो चलिए पहले उस व्यवस्था को ही करीब से देखते हैं। ये कितनी अटूट थी, कितनी मजबूत थी। ये वो सच्चाई थी जिसका सामना उस दौर में लाखों लोग हर रोज करते थे। जरा सोच कर देखिए, पानी पीने के लिए कुएं अलग, मंदिर के दरवाजे आपके लिए बंद, स्कूल जाने की इजाजत नहीं, कई तरह के काम करने पर रोक। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, ये हर दिन हर पल मिलने वाला अपमान था। यही उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। तो इतनी मजबूत व्यवस्था से लड़ने के लिए हथियार भी तो चाहिए थे, है ना? तो ये हथियार कैसे तैयार हुए? चलिए अब कहानी के इस हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कैसे एक युवा अंबेडकर ने ज्ञान को, पढ़ाई को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई का सबसे धारदार हथियार बनाया। उनकी पढ़ाई का सफर सच में असाधारण था। देखिए, 1913 में वो पहुंचते हैं अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 3 साल बाद 1916 तक उनके पास इकोनॉमिक्स में पहली पीएचडी थी। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और 1923 तक बैरिस्टर भी बन गए। मतलब उन्होंने खुद को तालीम से इतना मजबूत कर लिया कि वो अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। और उनका ये मानना बिल्कुल साफ था, जैसा कि वो कहते थे, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, उनके लिए शिक्षा वो औजार थी, वो ताकत थी जिससे सामाजिक गुलामी की हजारों साल पुरानी जंजीरों को तोड़ा जा सकता था। तो ठीक है, हथियार तो तैयार हो गए, पर अब इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे हुआ? चलिए कहानी के सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। देखते हैं कैसे डॉक्टर अंबेडकर बने समानता के शिल्पकार, कैसे उन्होंने भारत लौटकर एक नए देश की तकदीर लिखने में अपनी भूमिका निभाई। और फिर आया वो मौका जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। साल था 1947, भारत आज़ाद हो चुका था और देश का संविधान लिखने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर अंबेडकर। सोचिए, उन्हें देश की कानूनी बुनियाद रखने का काम सौंपा गया, एक ऐसा काम जो आने वाली सदियों के लिए भारत का भविष्य तय करने वाला था। तो इतना बड़ा काम, आखिर इसे अंजाम कैसे दिया गया? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया। फिर उन्होंने जोरदार तरीके से इस बात की वकालत की कि हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार मिलने ही चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये पक्का किया कि हर किसी की नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी संविधान में दी जाए। और शायद सबसे जरूरी कदम, उन्होंने हर तरह के भेदभाव को जड़ से गैर कानूनी बना दिया। और इस सारी मेहनत का नतीजा वो इस एक नंबर में झलकता है, 395। ये भारत के मूल संविधान के आर्टिकल्स की संख्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कितना विशाल और कितना व्यापक था, और इसे बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का रोल कितना सेंट्रल था। ठीक है, संविधान तो बन गया, पर इसका असल जिंदगी में जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए अब हम अपनी बात के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे कैसी जीवंत विरासत छोड़ गए जो आज भी उतनी ही मायने रखती है। तो बदलाव क्या आया? अरे जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक पहले का भारत था और एक बाद का। उनके काम से पहले समाज में भेदभाव एक तरह से कानूनी था, बाद में समानता हर किसी का मौलिक अधिकार बन गया। पहले नाइंसाफी के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता नहीं था, बाद में सबको न्याय की गारंटी मिली। पहले किसी की पहचान और हैसियत उसके जन्म से तय होती थी,
बाद में इसी खाई को भरने के लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी पॉलिसीज लाई गई। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। उनका असर, उनकी सोच देश की सीमाओं के पार तक गई। आज भी दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई हाशिए पर पड़ा समुदाय अपने हक के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत उन्हें प्रेरणा देती है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, अपनी शिक्षा और लगन के दम पर 3000 साल पुरानी एक व्यवस्था को बदलने के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा खड़ा कर सकता है, तो आज हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कौन सी गलत व्यवस्थाएं या सोच हैं जिन्हें चुनौती देने की जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है।